गुड मॉर्निंग क्लास। आइए देखते हैं आज जैव प्रक्रम पोषण के बारे में अगला टॉपिक। जितना तक हम लोगों ने पढ़ा था, कल पत्ती की संरचना हम लोगों ने देखा था। पत्ती की संरचना में सबसे बाहर की कोशिका कौन सी होती है? एपिडर्मिस की कोशिका। एपिडर्मिस के ऊपर एक परत पाया जाता है जो एपिडर्मिस की कोशिका के ऊपर होता है। उस परत का नाम क्या है? क्यूटिकल। एपिडर्मिस से जस्ट नीचे एक कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। अगर ऊपर वाला से हम ऊपरी परत के बारे में बात करते हैं तो ऊपरी परत में कौन सा पैरेन्काइमा पाया जाता है? पैलिसेड पैरेन्काइमा। और निचला एपिडर्मिस के ऊपर जस्ट एक पैरेन्काइमा पाया जाता होगा, कौन सा? स्पंजी पैरेन्काइमा। समझ में आया? पैरेन्काइमा से ऊपर बीच में जाइलम और फ्लोएम होता है। इतना हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। आप लोगों ने देखा था कि पत्ती के जो ये था, मान लीजिए निचला सतह था एपिडर्मिस का, तो यहाँ से मैंने बताया था कि छिद्र था। छिद्र के थ्रू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसी छिद्र के द्वारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑस्टोमाटा का नियंत्रण करती है वह गार्ड सेल होती है। ऑस्टोमाटा, क्वेश्चन पूछेगा कि ऑस्टोमाटा का नियंत्रण कौन सी कोशिका करती है? ऑस्टोमाटा जहाँ होगा तो उसका नियंत्रण कोई कोशिका करती होगी कि कब ऑस्टोमाटा खुलेगा, मतलब कब छिद्र खुलेगा, कब छिद्र बंद होगा, तो कोई ना कोई कोशिका इसका रक्षण करती होगी। तो ऑस्टोमाटा को गार्ड सेल देखती है। कौन सी सेल? गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल। गार्ड सेल मतलब, गार्ड मतलब क्या होता है? पहरेदारी करने वाला। और सेल यानी कि यही इसका देखता है कि कोशिका कब बंद होगी ऑस्टोमाटा और कब ऑस्टोमाटा खुलेगी। तो ऑस्टोमाटा का नियंत्रण कौन करता है? गार्ड सेल्स। कौन करता है? गार्ड सेल्स, या गार्ड सेल्स बोला भी जाता है, और इसको नियंत्रण कोशिका भी बोला जाता है, नियंत्रण द्वार कोशिकाएं। तो इसको गार्ड सेल्स बोला जाता है या नियंत्रण द्वार कोशिकाएं, यानी कि द्वार पर पाई जाने वाली कोशिकाएं। समझ में आया? तो नियंत्रण द्वार कोशिकाएं बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? गार्ड सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स। अब देखिए, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले कि पत्ती में ऑस्टोमाटा का नियंत्रण कौन सी कोशिका करती है? गार्ड सेल या नियंत्रण द्वार कोशिकाएं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके आगे हम लोगों अब पढ़ेंगे हम लोग कि पेड़ पौधे के बारे में जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा था स्वपोषण में, उसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, तो पोषण कितने प्रकार का? कौन कौन सा? स्वपोषण और स्वपोषण बोला जाता है ऑटोट्रॉफ को। ऑटो मतलब स्वतः होता है, ट्रॉफ मतलब पोषण। और जो पर पोषण होता है हेट्रोट्रॉफ को बोला जाता है। हेट्रो मतलब भिन्न और ट्रॉफ मतलब पोषण। ठीक है, तो स्वपोषण के बारे में हम लोग देख रहे थे कि स्वपोषण में हरे पौधे होते हैं, वे पौधे जिनमें क्लोरोफिल रहता है वो अपना स्वपोषण करते हैं, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा हो, एक जगह पे खड़े रहेंगे और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर जल लेंगे और इनको मिला के ग्लूकोज बना लेंगे। तो एक जगह पे रह के भोजन बनाना और खुद अपने आप पे निर्भर रहना स्वपोषण कहलाता है। तो समझिए कि यह स्वपोषण करते हैं। अब देखिए, स्वपोषण, स्वपोषण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पहले कि पेड़ पौधे जो होते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कम से कम चीज की जो जरूरत होती है वो कौन कौन सी होती है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कौन सा चीज? जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो अगर H2O भी हम लिख रहे हैं, इसका मतलब जल लिख रहे हैं। तो CO2 जल, और क्या हो गया? क्लोरोफिल जरूरत है कि नहीं? क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी जरूर। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा? क्लोरोफिल रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ही सूर्य को अवशोषित करता है। सूर्य को ग्रहण कौन करेगा? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो क्लोरोफिल की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, फिर जल की जरूरत है, और सूर्य की प्रकाश की जरूरत है कि नहीं? तो सूर्य की प्रकाश की जरूरत है। सूर्य की प्रकाश, इतना चीज का जरूरत पड़ेगा।
तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, जल की जरूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश। समझ में आया? तो क्वेश्चन आपसे देगा, कल मैंने बताया था कि स्वपोषण में जटिल से सरल की तरफ जाता है कि सरल से जटिल की तरफ भोजन? पहले पेड़ पौधे सरल भोजन ग्रहण करते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक की कार्बनिक, अकार्बनिक जो ग्लूकोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज बोल रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है, इसे क्या बोला जाता है? अकार्बनिक। तो पेड़ पौधे सरल अकार्बनिक ग्रहण करते हैं और उसे जटिल कार्बनिक में विभक्त कर देते हैं। जटिल कार्बनिक मतलब भोजन जटिल हो गया और कार्बनिक में ग्लूकोज आ गया। समझ में? तो इतना पेड़ पौधे करते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल की आवश्यकता क्यों है, तो क्लोरोफिल की आवश्यकता क्यों है? प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। क्लोरोफिल की आवश्यकता बस उतनी ही, प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। अब प्रकाश को, सूर्य की प्रकाश की जरूरत क्या है? सूर्य की प्रकाश की जरूरत है कि जल को तोड़ेगा, जल को तोड़ेगा, दो भाग में तोड़ देगा। तो एक H हो गया, एक O हो गया, एक H हो गया और एक O हो गया। और आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है पेड़ पौधे बाहर निकाल देते हैं। पेड़ पौधा स्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? बाहर। तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, अब क्या बच गया? बस हाइड्रोजन। क्या बच गया? पहले से कार्बन डाइऑक्साइड था CO2 और हाइड्रोजन बच गया। तो देखिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो यहाँ C और O तो पहले से था, बीच में H की जरूरत पड़ा, तो यही H मिलता है और मिलके ग्लूकोज का निर्माण कराता है। समझ में अच्छे से? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे पहले पौधे का हरापन जरूरी है कि क्लोरोफिल जरूरी है? क्लोरोफिल जरूरी है। क्लोरोफिल मैंने बताया था कि 4 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल अल्फा, क्लोरोफिल बीटा, कैरोटीन भी होता है, जैंथोफिल भी होता है। समझ में? क्लोरोफिल अल्फा और क्लोरोफिल बीटा का अनुपात कितना होता है? अगर घुमा देगा क्वेश्चन, क्लोरोफिल बीटा और क्लोरोफिल अल्फा का अनुपात 1:3। क्लोरोफिल अल्फा का नाम क्या है? क्लोरोफिल A, और क्लोरोफिल बीटा को क्लोरोफिल B भी कहा जाता है। समझ में आ गया? तो इतना क्लोरोफिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। समझ में आया? तो क्लोरोफिल का काम है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। अगर मान लीजिए कि कोई पौधा है और कोई पौधा की पत्ती पीली टाइप की है, तो वह प्रकाश संश्लेषण करता होगा कि नहीं करता होगा? करता होगा। अगर क्लोरोफिल है तो करता होगा। अगर मान लीजिए कि किसी में जैंथोफिल पाया गया तो वह पीला होगा, और पीला होगा तब भी वह प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्यों? क्योंकि वह क्लोरोफिल का भाग है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि पेड़ पौधे हरे हो, इसके लिए यह जरूरी है कि उसमें क्लोरोफिल रहना चाहिए। समझ में आया? और क्लोरोफिल रहेगा तभी यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। अब क्लोरोफिल का काम है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, और सूर्य के प्रकाश का काम है जल को तोड़ना। और जल जब टूट गया तो तीनों का काम हो गया। जल टूट के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H, इसका जो H है यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और ग्लूकोज बना देगा। तो चारों की जरूरत पड़ी ना। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, अब आप बोलिएगा कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया और अवशोषित करके जल को तोड़ दिया, फिर सूर्य की प्रकाश की अब जरूरत रह गई? सूर्य के प्रकाश की अब कोई भी जरूरत नहीं है। सूर्य के प्रकाश आया और आके जल को तोड़ दिया, और जब जल को तोड़ दिया उसके बाद सूर्य की प्रकाश की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है इसके साथ मिलेगा और अपना भोजन ग्लूकोज बना लेगा। समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब, अब एक बात और बताइए, जो ग्लूकोज होता है, यह ग्लूकोज बहुत सारा जब ग्लूकोज मिलेगा तो आपको पता है कि स्टार्च का निर्माण भी करता है। क्या करता है? यानी स्टार्च पॉलीसेकेराइड है कि मोनोसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड। और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब एक एक कण जो मिलता है उसे मोनोसेकेराइड बोलते हैं। और एक एक कण मिलके बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि यह ईंट है तो एक ईंट को हम बोल सकते हैं मोनोसेकेराइड, और एक ईंट से पूरा यह दीवार बना तो इसे पॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं। समझ में आया? तो एक एक ग्लूकोज बहुत सारा ग्लूकोज मिलता है तो स्टार्च बनता है। स्टार्च को हम लोग मंड बोलते हैं। स्टार्च को क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। तो अगर हम स्टार्च बोले कहीं या मंड बोले तो समझ जाइएगा कि हम स्टार्च के बारे में ही बात कर रहे हैं। समझ में? यह ग्लूकोज का ही रूप होता है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपना भोजन तो ग्लूकोज बनाया। पेड़ पौधे का देखिए ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण की अभी प्रक्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड,
पृथ्वी से जल ग्रहण करके और ग्लूकोज, जल तथा कार्बन तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इतना लिख दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण हो गया। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ा, फिर किसका जरूरत पड़ा? जल का। यह जब मिला तो क्या बना? C6H12O6। फिर क्या बना? जल और फिर ऑक्सीजन गैस। अब देखिए, अगर संतुलित करना है, कुछ बताएगा संतुलित में कितना कितना इसमें लगेगा? यहाँ क्या लिखे हम? 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। तो जी यह संतुलित हो गया। ठीक है, संतुलित करना केमिस्ट्री में मैंने सिखाया है, आप घर पे संतुलित कीजिएगा। तो 6CO2 12H2O। अगर पूछेगा हाँ कि प्रकाश संश्लेषण में जल के कितने अणु भाग लेते हैं, तो 12 अणु भाग लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु भाग लेते हैं? 6 अणु भाग लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जल के कितने अणु निकलते हैं? 6 अणु। और ऑक्सीजन के कितने अणु निकलते हैं? 6 अणु निकलते हैं। इसे ग्लूकोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लूकोज बोला जाता है। तो जब बहुत सारा ग्लूकोज बनता है प्रकाश संश्लेषण के बाद, तो जो ग्लूकोज मतलब कुछ ग्लूकोज का उपयोग हो जाता होगा अभी, और कुछ ग्लूकोज बच जाता होगा। घर में भी आप देखिएगा कि जो भोजन बनता है, तो भोजन में से जो भोजन खपत हो जाता है, लोग खा जाते हैं, और कुछ भोजन जब बच जाता है तो उसे बाद में खाया जाता है। तो यही सेम प्रक्रिया पेड़ पौधे में भी होती है। पेड़ पौधा ग्लूकोज बनाए, और ग्लूकोज का एक जगह इकट्ठा होते 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 जो निर्माण हो गया, मतलब जो उपयोग हो गया, वह तो खत्म हो गया, और जो बच गया उसे स्टार्च के रूप में ले जाके इकट्ठा कर देते हैं। यानी कि जो ग्लूकोज बहुत सारा बच गया, तो किस रूप में इकट्ठा होता है? स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च के रूप में। यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि पत्ती में अगर भोजन बना तो वह स्टार्च के रूप में होगा। पत्ती में भोजन बना तो किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में होगा। समझ में आया? अगर पत्ती के हम एक भाग को तोड़े और जहाँ पे हरापन दिखता होगा वहाँ पे यानी क्लोरोफिल है, यानी क्लोरोफिल जहाँ रहेगा वहाँ हरा रहेगा। और जहाँ पे मान लीजिए कुछ पत्ती में आपने देखा होगा कुछ भाग सफ़ेद रहता है, समझ में आया? तो कुछ भाग जब सफ़ेद रहता है यानी कि वहाँ क्लोरोफिल नहीं है अभी, और जहाँ हरा है वहाँ क्लोरोफिल है। समझ में आया? तो जहाँ पे हरा है वहाँ क्लोरोफिल होता है, जहाँ पे हरा नहीं है वह क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं रहता है। समझ में आ गया ना इतना? अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यह प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया है। जब भी आप एग्जाम में लिखिएगा तो यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे कैसे याद करेंगे हम लोग? बस जल का 12 होता है, बस जल का क्या होता है? 12। उसके बाद देखिए यह भी 6 है, यह भी 6 है, यह भी 6 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। या संतुलित करना हमने बताया था, आप संतुलित कर लीजिएगा। आगे देखिए, पहले इसे नोट कीजिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोगों ने देखा अभी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने तत्वों की जरूरत है? अभी 4 तत्वों की जरूरत है। कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। इतना चीज़ होना चाहिए, तब जाके पौधा भोजन बनाएगा। क्लोरोफिल क्या करता है कि मान लीजिए कि यह पत्ती हो गया, यह पत्ती हो गया, तो क्लोरोफिल करेगा क्या? देखिएगा ध्यान से। यह पत्ती हो गया तो पत्ती में कहीं क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का लवक होता है, और इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल जो सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा उसको अवशोषित करेगा। बहुत सारा क्लोरोफिल होगा इसमें, हर जगह पे क्लोरोफिल होगा, तो सूर्य का प्रकाश अवशोषित करेगा। और सूर्य से कौन सी ऊर्जा आती है? विकिरण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? विकिरण ऊर्जा आती है। सूर्य से कौन सी ऊर्जा आती है? विकिरण ऊर्जा आती है। तो विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है इसे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में बदल देता है। तो विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा कहाँ कहाँ होता है? जैसे बैटरी उटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है, तो वह क्या करता है? विकिरण ऊर्जा किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो यह ऊर्जा में बदल दिया, तो ऊर्जा जैसे ही विकिरण ऊर्जा आई तो एक प्रकार से ऊर्जा आ रही है। तो जल पे जब ऊर्जा पड़ेगी, जब जल पे ऊर्जा उष्मा के रूप में आती है तो पड़ेगी, तो वह जल को विभक्त कर देगी। तो जल को विभक्त कर देती है और यह बन जाती है किस ऊर्जा में? विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? तो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है।
कौन सी ऊर्जा बदलती है? विकिरण ऊर्जा बदलती है। किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। और इस ऊर्जा को बदलता कौन है? क्लोरोफिल। कौन बदलता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल चाहे तो इस ऊर्जा को ट्रैप या विपास कर सकता है, मतलब अवशोषित कर सकता है या इसको हटा सकता है ऊर्जा को। समझ में आ गया? तो इसका काम किसका है? क्लोरोफिल का काम है। इतना आपको समझ में आया? अब यह रासायनिक ऊर्जा कहाँ जाके, यह ऊर्जा तो आ गई पेड़ पौधे में, अब कहाँ जाके संचित हो गई? तो जो भोजन बच गया यानी स्टार्च जो बच गया ना, तो स्टार्च में आएगा और यह ऊर्जा आके सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे को ऊर्जा की जरूरत है, तो स्टार्च में ही यह रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल गई, तो यह रासायनिक ऊर्जा कहाँ पे जाके स्थित रहती है? तो स्टार्च में। कहाँ पे? स्टार्च में स्थित रहती है। इतना हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोरोफिल का काम क्या है। तो क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। आइए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत है। पहले हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल की ज़रूरत है कि नहीं है। तो क्लोरोफिल की ज़रूरत है, कोई प्रयोग द्वारा समझते हैं इसको। क्वेश्चन आता है ये सब कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, एक क्रियाकलाप द्वारा समझाएं। समझ में आ गया? यह क्वेश्चन 5 नंबर में दे सकता है। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले एक पत्ती लेंगे, एक पत्ती लेंगे, ऐसा पत्ती जिसमें हरा भी भाग होता है और थोड़ा सफ़ेद भी भाग, मतलब चित्तीदार पत्ती। कहने का मतलब है, देखिए वैसा पत्ती तो नहीं है, समझिएगा ध्यान से। अगर कोई पत्ती है, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई पत्ती है और इस पत्ती में कोई भाग मान लीजिए कि हरा है, कोई भाग हरा है और कहीं कहीं क्या है? सफ़ेद है। कोई भाग हरा है और कोई सफ़ेद है। ऐसा आपने पत्ती देखा होगा कि चित्तीदार पत्ती, यह कहीं कहीं हरा है, कहीं कहीं मतलब सफ़ेद सफ़ेद टाइप का है। तो इमेज कीजिए कि यही पत्ती है, यह सफ़ेद वाला भाग है, यह कौन सा भाग है? हरा वाला भाग है। समझ में आया? अब इस पत्ती में जहाँ हरा वाला भाग होगा, पेड़ पे लगा होगा, तो यह भोजन का निर्माण किया होगा पहले से, और भोजन का निर्माण किया होगा यानी स्टार्च यहाँ पे बना होगा ना। अब बताइए स्टार्च कहाँ पे बनता है? उजला वाला भाग में बना है कि हरा वाला भाग में? हर जहाँ पे क्लोरोफिल है वहीं पे बनेगा, यानी कि स्टार्च यहाँ बना होगा, यहाँ बना होगा, यहाँ बना होगा। क्या बना होगा? स्टार्च बना होगा। और एक गुण होता है आयोडीन का, एक गुण होता है कि आयोडीन का नाम सुना है आप लोगों ने? आयोडीन का एक गुण होता है कि आयोडीन क्या करता है? आयोडीन स्टार्च के साथ मिलता है और स्टार्च पे पढ़ते पढ़ते कौन सा रंग देता है? नीला रंग। कौन सा रंग देता है? नीला रंग। यानी कि अगर स्टार्च को यहाँ पे गिराया जाएगा हरा वाला भाग पे, तो इस भाग का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है। तो आयोडीन का एक गुण है कि स्टार्च पे गिर के क्या करता है? नीला रंग देता है। यानी कि आयोडीन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। प्रायोगिक में यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि आयोडीन को जब स्टार्च पे गिराते हैं तो या स्टार्च की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टार्च की जांच करने के लिए आयोडीन का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे स्टार्च है वहाँ पे अगर हम लोग आयोडीन गिराएंगे तो वहाँ रंग कैसा हो जाएगा? नीला। अगर इस पत्ती में से किसी भी पत्ती पे आप लोग अगर डालेंगे आयोडीन तो कैसा हो जाएगा? नीला रंग हो गया। यानी कि कहने का मतलब है यह स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ स्टार्च बना हुआ है। समझ में आया? आइए देखते हैं फिर इसका मतलब क्या था। आयोडीन के बारे में हम लोग बोलेंगे फिर से। अब क्या करेंगे? इस पत्ती का जांच करना है कि क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं। यानी क्लोरोफिल जरूरी मतलब जहां हरा वाला भाग है यानी कि वहां क्लोरोफिल है, तो हरा वाला भाग में मतलब क्लोरोफिल की जरूरत प्रकाश संश्लेषण में है कि नहीं। अगर क्लोरोफिल को हटा दिया जाए, समझ में आया, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिएगा ध्यान से। यानी कि यहाँ क्लोरोफिल नहीं है ना, यहाँ क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि हरा नहीं है, यहाँ क्लोरोफिल नहीं है। अब इस पत्ती को सबसे पहले इस पत्ती को हम गर्म पानी में उबालेंगे। क्या करेंगे? गर्म पानी में डाल के इसे उबालेंगे। जब पत्ती को हमने अभी गर्म किया, गर्म करने के बाद पत्ती को जस्ट अभी डालेंगे स्प्रिट में या एल्कोहल में, स्प्रिट या एल्कोहल में। पत्ती को अभी डालेंगे स्प्रिट या एल्कोहल में। जैसे ही पत्ती को स्प्रिट या एल्कोहल में डालेंगे, देखिए पत्ती का यह भाग मैंने किसी चीज़ से मान लीजिए इंगित कर लिया कि बाद में अगर सब यह रंग झड़ जाएगा, यह रंग सब खत्म हो जाएगा, तो पता चलना चाहिए ना कहाँ पे उजला था कहाँ पे हरा था। तो किसी चीज़ से वहाँ पे घेरा लगा लेंगे आप, ताकि बाद में पता चल सके कि यहीं पे हरा वाला भाग था। मान लीजिए यहाँ पे आपने घेरा लगा लिया था किसी चीज़ से,
ताकि आपको पता चलते रहे। बाद में जब हमने पत्ती डाला तो सारा हरा रंग निकल के स्प्रिट में मिल जाएगा और स्प्रिट का रंग धीरे धीरे हरा होने लगेगा, समझ में आया। और यह पत्ती रंगहीन हो जाएगा। पत्ती कैसा हो जाएगा? रंगहीन। पत्ती क्या हो जाएगा? पूरा आपके किताब में लिखा हुआ है यह सब चीज़, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक क्रोटन या कोलियस का पत्ता लिया, चित्तीदार पत्ता लिया, उसमें जहाँ पे हरा वाला भाग था उसको इंगित कर लिया और सफ़ेद वाला भाग को अलग इंगित कर लिया। फिर उसे गर्म पानी में डालकर उबाला, पत्ती को गर्म पानी में डालकर उबाला। फिर उस पत्ती को ले जाके स्प्रिट में या एल्कोहल में डाला और फिर वहाँ पे उबाला। तो देखते हैं कि पत्ती का हरा रंग पत्ती से निकलकर कहाँ चला जाता है? स्प्रिट में चला जाता है और पत्ती कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। अब पत्ती को हम कुछ देर के लिए, जब पत्ती रंगहीन हो गया तो कुछ देर के लिए ठंडा करेंगे। कुछ देर के लिए क्या करेंगे? इसे ठंडा करेंगे, क्योंकि ठंडा नहीं करेंगे तो पत्ती निकालेंगे कैसे? तो कुछ देर के लिए ठंडा करेंगे और फिर पत्ती को एक पेट्री डिश में, पेट्री डिश क्या होता है कि डिश टाइप का, डिश आपने देखा होगा कि जब सीडी का कैसेट चलता होगा इसे डिश बोला जाता था, तो डिस्क टाइप का होता है, छोटा सा डिस्क टाइप का होता है ऐसे ही, और इसमें पत्ती ले के डाल देते हैं हम लोग कि आपको, ताकि आसानी से, यानी कोई बर्तन में डाल देते हैं, कहने का मतलब यही है, कोई बर्तन में ले के और इस पत्ती को रख देते हैं, छोटी कटोरी टाइप के कोई भी बर्तन में रख देते हैं। तो इसे हम पेट्री डिश बोलते हैं, पेट्री डिश। इस बर्तन को पेट्री डिश बोला जा रहा है, समझ में आया ना। तो पत्ती को हम पेट्री डिश में रखते हैं। अब पेट्री डिश में रखने के बाद आयोडीन की बूंद डालते हैं पत्ती पर, पूरा पत्ती पर क्या किया? आयोडीन बिछा दिया। यहाँ भी हर जगह पे आयोडीन डाला। हमने देखा कि जहाँ पे हमने घेरा लगाया था, हरा वाला भाग था, वहाँ का रंग क्या हो गया? नीला। वहाँ का रंग कैसा हो गया? नीला। लेकिन जो सफ़ेद भाग था वहाँ पे नीला रंग नहीं हुआ। सफ़ेद वाला भाग पे नीला नहीं हुआ, यहाँ नीला हो गया, यहाँ नीला हो गया, हर जगह नीला हो गया, जहाँ जहाँ मैंने डाला हुआ था नीला हो गया यहाँ पे। और जो सफ़ेद वाला भाग पे था वहाँ पे नीला नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि क्लोरोफिल की ज़रूरत है। जहाँ पे क्लोरोफिल था वहीं पे भोजन बना था, जहाँ क्लोरोफिल नहीं था वहाँ भोजन नहीं बना था। यानी कि पत्ती में, पेड़ पौधे में अगर भोजन बनाना है तो क्लोरोफिल की ज़रूरत है। इस प्रयोग के द्वारा हमें पता चलता है। तो इस प्रयोग में क्या करते हैं, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है, आप बताइए क्रियाकलाप के द्वारा। तो आप सबसे पहले लिखिएगा कि एक कोलियस या क्रोटन का पत्ती लिया, एक क्रोटन या कोलियस का पत्ती लिया, चित्तीदार पत्ती था, उसे गर्म पानी में डालकर उबाला या पानी में डालकर उसे उबाला। उबालने के फलस्वरूप उस पत्ती को निकालकर कहाँ रखा? स्प्रिट या एल्कोहल में, और फिर स्प्रिट या एल्कोहल में उसे उबाला। उबालने के फलस्वरूप पत्ती का जो हरा रंग था वह निकल कर कहाँ चला जाता है? स्प्रिट में, और पत्ती रंगहीन हो जाता है। रंगहीन मतलब अब कोई भी रंग नहीं रहेगा, पत्ती पूरा रंगहीन हो जाएगा। अब इस पत्ती को कुछ देर तक ठंडा करेंगे, उसके बाद पेट्री डिश में रखेंगे और रखने के बाद उसमें आयोडीन की बूंद डालेंगे। देखते हैं कि जहाँ पे पहले से हरा रंग था उसी का भाग नीला हुआ, क्योंकि यहाँ तो पूरा पत्ती रंगहीन हो गया था। तो रंगहीन हो गया था तो यहाँ पे रंग चढ़ के नीला हो गया, और जो रंगहीन नहीं था, मतलब जहाँ हरा नहीं था वह कोई भी उस पर रंग नहीं चढ़ा। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे स्टार्च है। नीला रंग क्या दिखाता है कि वहाँ पे स्टार्च है, और जहाँ स्टार्च है मतलब भोजन यहीं पे बना हुआ है। तो जहाँ जहाँ भोजन बना हुआ है यहाँ वहाँ क्लोरोफिल था, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति इस प्रकार आप प्रयोग के द्वारा दिखा सकते हैं। चलिए अगला प्रयोग करते हैं। इसके आगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अनिवार्य है कि नहीं है, अगला देखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अनिवार्य है कि नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्लोरोफिल की जरूरत है। क्रियाकलाप के द्वारा हमने समझा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है कि नहीं है। सबसे पहले कोई भी पत्ती को, कोई भी एक छोटा पौधा लेंगे और पौधा को अंधेरे में 4-5 दिन, 3-4 दिन तक रख देंगे, या 2 या 3 दिन तक रख देंगे। इससे होगा क्या कि पत्ती में जो हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई रहेगी और भोजन नहीं बना रहेगा। एक क्या किया हमने कि एक पत्ती लिया या पौधा लिया और पौधा में
इसे 2-3 दिन तक अंधेरे में रखा। अंधेरे में रखने के बाद पूरा भाग में कहीं भी भोजन नहीं बना होगा, तो भोजन नहीं बना है। अब भोजन नहीं बना है या कहीं भी स्टार्च नहीं बना है, अगर 2-3 दिन अंधेरे में रखने के बाद इस पर आयोडीन की बूंद डाले तो कहीं भी नीला होगा यहाँ पे, क्योंकि स्टार्च है ही नहीं। जहाँ पे स्टार्च रहेगा वहीं पे नीला होगा, यानी कि अभी कहीं नीला नहीं होगा। अब अंधेरे कमरे में ही, बाहर नहीं लाएंगे, अभी अंधेरे कमरे में ही एक डब्बा लेंगे, ऐसा डब्बा, देखिए ध्यान से, एक डब्बा लेंगे, ऐसा डब्बा जिसका आधा भाग हमने काटा और आधा भाग काट के पत्ती को इसके अंदर डाला। आपके बुक में ऐसा इमेज बनाया होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाले में, देखिए क्रियाकलाप 2 पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 5 में देखिए, तो एक पत्ती गमले का या डिब्बे का आधा भाग काट के पत्ती का आधा भाग डिब्बा के अंदर घुसा दिया। समझ में आया? आपको इमेज में दिख रहा होगा। अब इसके अंदर एक KOH डालते हैं। KOH को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के बारे में केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था कि इसका काम होता है कि कास्टिक सोडा KOH, ठीक है, NaOH के कास्टिक सोडा कहा जाला। देखो KOH कास्टिक सोडा लिया हमने, बुक में आपको अच्छे से लिखा होगा, थोड़ा सा कास्टिक, अच्छा NaOH लिया था, हाँ सॉरी, यहाँ पे KOH है, इसको कास्टिक पोटास तब बोलेंगे। और कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं? ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। NaOH को कास्टिक सोडा बोलते हैं और KOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास। यहाँ पोटास लिखने में गलती कर दिया, ठीक है। तो कास्टिक पोटास लिया हमने, और कास्टिक पोटास का काम होता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, या कोई भी गैस को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। अगर जहाँ भी यह रहेगा, इसका काम क्या है? कोई भी गैस को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। यानी कि इसके अंदर कोई भी गैस तब नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा, यानी कि डिब्बा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा। ऐसा डब्बा लिया है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। समझ में आया? बाहर भी सूर्य का प्रकाश प्रवेश किया, तो सूर्य का प्रकाश तो प्रवेश किया, क्लोरोफिल चारों तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोरोफिल भी है, देखिए ध्यान से, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, पौधा अपना जल भी ले रहा है, क्योंकि गमले को हम लोग क्या करेंगे? जल और जो भी है देते रहेंगे, ठीक है। तो जल भी ले रहा है, जल की उपस्थिति है, बस क्या नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यहाँ पे बस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्यों? क्योंकि KOH क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या होगा कि जब हम कुछ दिन 3-4 घंटा तक इसे छोड़ते हैं, 3-4 घंटे के फलस्वरूप हम क्या करते हैं कि जो आधा भाग था, यहाँ से यहाँ तक आधा भाग था ना, आधा भाग को तोड़ लेंगे और तोड़ने के फलस्वरूप इसे अलग कर लेंगे और इसे अलग कर लेंगे। यह वैसा भाग था जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुँच रहा था, और यह ऐसा भाग था जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वायुमंडल से पहुँच रहा था। और सब चीज़ तो देखिए, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है ना, पत्ती में पहले से दोनों जगह पे क्लोरोफिल मौजूद है, पत्ती में नीचे से जल पहुंच रहा है और सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, बस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंच रहा है। अगर यहाँ पे भोजन नहीं बना तो बस यही कारण होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं के कारण नहीं बना। अब दोनों पत्ती को तोड़ लिया, और दोनों को तोड़ने के फलस्वरूप एक अलग पत्ती हो गया, एक अलग पत्ती हो गया। दोनों को फिर वही क्रिया करेंगे, जैसे क्या किया मैंने, गर्म पानी में लेके उबालेंगे, दोनों पत्ती को अलग अलग गर्म पानी को उबालेंगे, फिर गर्म पत्ती को पत्ती को उबालने के फलस्वरूप पत्ती को लेके स्पिरिट या एल्कोहल में डालेंगे। स्पिरिट या एल्कोहल में जब हम लोग डालेंगे तो उसका हरा रंग स्पिरिट में चला जाएगा और पत्ती क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। और फिर उसे ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद पेट्री डिश में उसे रखेंगे और आयोडीन की बूंदें डालेंगे। दोनों पत्ती में हमने क्रियाकलाप किया। जब दोनों पत्ती में यह क्रियाकलाप करेंगे तो देखेंगे कि जो भाग अंदर था, यानी जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, मान लीजिए यह अंदर वाला था और यह बाहर वाला था, यह क्या था? अंदर वाला भाग था पत्ती, यह बाहर वाला। तो जो अंदर था यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुँचा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आयोडीन का बूंद हम लोग डाल रहे हैं, या आयोडीन के घोल में पत्ती को डुबा दिया अगर, तो देख रहे हैं कि यह पत्ती नीला नहीं हुआ, नीला नहीं हुआ यानी स्टार्च नहीं है यहाँ पे, और यह पत्ती नीला हो गया।
यह पत्ती क्या हो गया, नीला हो गया। यानी स्पष्ट होता है कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई थी और यहाँ पे भोजन बना था। जब सूर्य के प्रकाश में हम लोग रखा तो यहाँ पे भोजन बना, लेकिन यहाँ पे भोजन नहीं बना। इसका कारण क्या था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। यानी कि इसके स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। हमने क्या किया, फिर से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति जानना है तो हमने क्या किया, एक गमले के पौधे को अंधेरे में 3 से 4 दिन तक रखा। तो जब 3 से 4 दिन तक रखा तो उसके बाद देखा कि उसके पत्ती में कोई भी स्टार्च नहीं बना। फिर गमले के पत्ती को क्या किया कि एक डब्बा में आधा भाग डिब्बा के अंदर प्रवेश करा दिया और डिब्बा के अंदर KOH यानी कास्टिक पोटास रखा। क्या रखा, कास्टिक पोटास रखा। कास्टिक पोटास क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश नहीं करने देता है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख ले रहा था, पत्ती तक जाने नहीं दे रहा था। तो अब आधा भाग, यहाँ देखिए, इमेज कीजिए, आधा भाग पत्ती डिब्बा के अंदर चला गया है और आधा पत्ती बाहर। अब इसे बाहर लाए, अंधेरे कमरे से बाहर लाया और धूप में 4 घंटा तक छोड़ दिया। जब धूप में 4 घंटे तक छोड़ेंगे तो जो बाहर वाला भाग था, यह प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति मिल हो रहा है, यहाँ पे जल मिल रहा है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, लेकिन अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। सूर्य का प्रकाश मिल रहा था, जल नीचे से मिल रहा था, पहले से क्लोरोफिल था क्योंकि हरा था, तो सब कुछ था, लेकिन बस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। अब पत्ती को तोड़ा दोनों भाग में, और तो अंदर वाला भाग अलग कर लिया, बाहर वाला भाग अलग कर लिया, दोनों को ले जाके गर्म पानी में उबाला। गर्म पानी में उबालने के फलस्वरूप दोनों को निकाल के कहाँ पे उबाला, फिर स्पिरिट या एल्कोहल में। कहाँ पे उबाला, स्पिरिट या एल्कोहल में, स्पिरिट या एल्कोहल में उबाला। और फिर स्पिरिट या एल्कोहल में उबालने के फलस्वरूप कुछ देर तक ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद पत्ती को फिर निकाला और निकाल के उसे कहाँ रखा, पेट्री डिश में। कहाँ रखा, पेट्री डिश में। अब दोनों पत्ती पे आयोडीन की बूंद डाला। जब आयोडीन की बूंद डालेंगे तो बाहर वाला भाग नीला होगा कि अंदर वाला, क्यों, क्योंकि बाहर वाला में भोजन बन गया है और भोजन वह भी क्या बना है, स्टार्च। और जहां भी स्टार्च रहेगा तो आयोडीन स्टार्च के साथ मिलके कौन सा रंग देता है, तो यहाँ पे नीला रंग दिया। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे स्टार्च था। जब अंदर वाले पत्ती का भाग जब तोड़ा था उस पे आयोडीन डालेंगे तो वह नीला रंग नहीं होगा, यानी कि स्पष्ट होता है कि वहाँ स्टार्च नहीं बना। इससे यह सिद्ध होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में जो पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। इतना आपको अच्छे से समझा दिया। अब प्रकाश ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम देख लिया, फिर आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्लोरोफिल की जरूरत है, जल की जरूरत है। जल की जरूरत है, जल अंदर से कहाँ से लेता है, जड़ से लेता है। पेड़ पौधे जल कहाँ से लेते हैं, जड़ से लेता है। किस ऊतक के द्वारा ऊपर पहुँचता है, जाइलम की फ्लोएम, किसके द्वारा, और किसके द्वारा नीचे पहुंचता है खाना, भोजन, फ्लोएम के द्वारा। 9th में हमने पढ़ाया था अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, पेड़ पौधे में जल का काम होता है कि जल जाइलम ऊतक के द्वारा ऊपर जाएगा। किस ऊतक के द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा ऊपर जाएगा और जाके ऊपर खनिज लवण, जो भी देखिए, मान लीजिए कि पेड़ पौधे में अंदर खनिज लवण की जरूरत पड़ती होगी। खनिज लवण किसे बोलते हैं, जो भी लोहा हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो भी तत्व हो गया, जिसे हमारे शरीर में कैल्शियम की जरूरत है हड्डी उड्डी के लिए, सोडियम की जरूरत है रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, बहुत सब चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, पेड़ पौधे में भी जरूरत पड़ती होगी। तो वह कहाँ से लेते हैं, खनिज लवण, यानी जल में ही घुला रहता है और उसी जल को लेते हैं। तो उसे बोला जाता है जल और खनिज लवण। क्या बोला जाता है, जल, और जल के साथ जो भी चीज़ आता है उसे क्या बोला जाता है, खनिज लवण। अब देखिए, खनिज लवण ऊपर पहुँचा और जो भी काम है जल के द्वारा काम हो गया। अब बच गया क्या, सूर्य की प्रकाश। सूर्य का प्रकाश मैंने बता दिया था, इसका काम क्या है, विकिरण ऊर्जा आता है और रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। कौन बदलता है, कौन बदलता है, क्लोरोफिल बदलता है। तो यहाँ पे चारों का काम मैंने अच्छे से समझा दिया। इसका काम है आके जल को तोड़ देना, फिर ऑक्सीजन स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ग्लूकोज बना लेगा। बहुत सारा ग्लूकोज मिलेगा तो क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। स्टार्च का एक और नाम क्या है, मंड है। इतना हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। और अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक प्रकाशिक क्रिया और अप्रकाशिक क्रिया। ध्यान से देखिएगा, प्रकाशिक क्रिया, प्रकाशिक क्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया लिख सकते हैं इसे, और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया।
अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो दोनों में क्यों इसे प्रकाशिक बोला गया, अप्रकाशिक बोला गया? प्रकाशिक अभिक्रिया इसीलिए बोला गया ताकि सूर्य के प्रकाश में जो जल टूट रहा है ना, तो जल को टूटने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो उस क्रिया को प्रकाशिक क्रिया कहते हैं, यानी कि जिस प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही जल दो भाग में टूटेगा, तो जब जल दो भाग में टूट गया तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाशिक क्रिया। अब उसके बाद जो भी क्रिया होगी उसे अप्रकाशिक क्रिया बोलेंगे। यानी कि सूर्य का प्रकाश क्या किया? जल को तोड़ दिया, उसके बाद सूर्य की उपस्थिति रहे या ना रहे कोई भी उसका काम नहीं है, यानी कि वह अप्रकाशिक भी हो सकता है। अप्रकाशिक इसीलिए कहा जाता है ताकि प्रकाश रहे या ना रहे उसकी कोई भी जरूरत अब नहीं है। समझ में? इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश नहीं रहेगा तभी होगा, प्रकाश रहे या ना रहे अब यह अभिक्रिया जो है चलती रहेगी, क्योंकि जल टूट गया है और जल टूट गया है तो पेड़ पौधा अपना भोजन अब बना रहे हैं, अब प्रकाश की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही बोला जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की दो अभिक्रिया होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें सूर्य की प्रकाश जल को तोड़ने के लिए जरूरी रहती है। समझ में आ गया? उसे प्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं। और जल जब टूट गया उसके बाद जो भी अभिक्रिया बच गई उसे क्या बोलते हैं? अप्रकाशिक। किताब में आपको लिखा हुआ है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब कल हम लोग देखेंगे जंतु में पोषण। जंतु में पोषण में पर पोषण जो भी हमने बोला था, पर पोषण, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, इसके बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं।